नमस्कार। आज बेस थ्योरम जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, उसको डिस्कस करना चाहेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए थॉमस बेज ने एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम दिया था और उसका आज के डेट में हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंस है, उसका धीरे धीरे स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। थॉमस बेस एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उन्होंने एक बहुत ही यूज़फुल प्रोबेबिलिटी रूल दिया जो कि हमारे फोरकास्टिंग के लिए और इम्प्रूव्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए एक बहुत ही जेन्युइन तरीका है और इसका स्कोप यूज़ हर एक फील्ड में, चाहे फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस के बायोलॉजी का फील्ड हो या फिर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो, इसका इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में धीरे धीरे हम बताते हैं। पहला है प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ वो प्रोबेबिलिटी है अगर हम किसी फैक्ट के बारे में पहले से कुछ जानते हैं, उनकी कंडीशंस को कुछ जानते हैं कि हाँ इतने चांसेस होंगे कि कोई इवेंट हो सकता है, इतने परसेंट चांस होंगे कि इसके होने की संभावना है, या 5% चांस है कि हमारा शेयर मार्केट डूबेगा, 10% चांस है कि ये दवाई काम नहीं करेगी वगैरह। इस तरह के कंडीशंस हैं। अब इस तरह की कंडीशंस को हम किसी नए इन्फॉर्मेशन पे लगाते हैं और नए इन्फॉर्मेशन पे लगाने के बाद फिर हम इससे बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेस थ्योरम से जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, हमको पहले से जो मालूम प्रोबेबिलिटीज़ उनको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं, उनको न्यू इन्फॉर्मेशन पे लगाया और उसके बाद उस न्यू इन्फॉर्मेशन को आप निकालना चाहते हैं कि उससे क्या होने वाला है, क्या मॉडिफाइड फॉर्म होगा। एप्लीकेशन इसका हम बेस थ्योरम पे लगाएंगे, हमको इससे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मिलेगी और यही आपको एडवांस फॉर्मेट में रिजल्ट देगा जो कि आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा। अब हमारी अगली टॉपिक है बेस थ्योरम। व्हाट इज़ बेस थ्योरम? मान लीजिए E1, E2, E3, E4, En ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं विथ प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इनमें से कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है और E1 का E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, E3 का E4 के साथ आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपस में कॉमन हो। जैसे ए इंटरसेक्शन भी अगर हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं और ए और बी में अगर कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हम बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट है। जैसे कि ए इक्वल टू हमने 1 2 3 4 ले लिया और बी इक्वल टू 5 6 7 8 ले लिया, तो ए और बी में अगर कुछ कॉमन हम निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ए और बी में क्या कॉमन मिलेगा? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर है डिसजॉइंट इवेंट्स लिया गया है E1 E2 E3 E4 En तक, जितने भी आप कंडीशन लेना चाहें, जितने भी आपके पहले से नोन हो। 10 फॉर आर्बिट्रेरी इवेंट, तो अगर किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को हम निकालना चाहते हैं विच इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन EI, मतलब इन सभी E1 E2 En का कलेक्शन है और इसी का एक सबसेट है, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशन दी गई थी बेस के द्वारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए, मतलब ए हो चुका है, EI का हमको कंडीशन निकालना है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI दैट इज नोन एज प्रायर प्रोबेबिलिटी जो पहले से मालूम है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, मतलब EI हो चुका तो ए पर क्या फर्क पड़ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड नीचे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द कंडीशनल EI मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन EI। इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? E1 ए गिवन E1 प्लस E2 ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 अगर 3 इवेंट हैं तो। इसी तरीके से जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो और ये ज़्यादा बढ़ सकता है, n इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। इन शॉर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI
ए गिवन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल दिया। इसमें गिवन क्या है कि ए इन्हीं इवेंट्स का E1 E2 En इन सब का कॉम्बिनेशन मान लीजिए सैम्पल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। E1 E2 E3 E4 En का कॉम्बिनेशन पूरा ले लिया, ये पूरा का पूरा होल स्पेस बन गया। ए उसी का एक पार्ट है, सबसेट है। तो उस कंडीशन में हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई आई इज सबसेट ऑफ व्हाट लिखेंगे इसको हम, यूनियन ऑफ I from 1 to n EI। ए इंटरसेक्शन EI क्या होगा, जैसे अगर हमने बना लिया ये पूरा आपका सैम्पल स्पेस है, इसका हमने पार्टीशन कर लिया है, ये E1 एक E2 एक E3 ये E4 और ऐसे करते करते ये आपका हम पहुंच गए कहाँ तक, En तक। और ए इन्हीं में से एक पार्ट है, इसको हमने बोल दिया ए इन सबसे रिलेटेड है। लेकिन E1 अगर आप ऐसे देखें तो E1 E2 म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है कि E1 यहाँ है E2 यहाँ है और इन दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। लेकिन ए ऐसा है कि ए इन दोनों पर से रिलेट है, ये ए है जो हमने सर्कल किया वो ए है, ए इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब ए इंटरसेक्शन ई आई, तो ए इंटरसेक्शन ई आई का मतलब क्या हो गया कि ए और E1 का जैसे एक कॉमन पोर्शन हो गया, ए और E2 का एक कॉमन पोर्शन हो गया, तो किसी भी एक इवेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन या कॉमन पोर्शन क्या होगा, इस पूरे कलेक्शन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, उसी का एक हिस्सा होगा। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। जैसे अगर हम लिखना चाहें ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2, तो इसमें अगर आपने बना दिया दो ही सेट का लिया आपने E1 E2 का, और ए आपने लिख दिया, ये हो गया ए सेट और ये हो गया इधर केवल E1 है ऊपर और नीचे क्या है E2 है और ये आपका सर्कल वाला ए है, तो ए इंटरसेक्शन E1 हो गया, ये आपका ए इंटरसेक्शन E2 हो गया। दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये अगर आप किसी सैंपल स्पेस को n टुकड़े में बांट देते हैं और उसमें से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए की जो कि इन सब पे डिपेंड करती है, उसको अगर निकालना चाहें तो हम उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, और इसको कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए इंटरसेक्शन ई आई, मतलब ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, क्योंकि ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको अब हमने ये भी कहा था कि ये सभी क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के नाते ये प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। और जब इंडिपेंडेंट होगा ए और बी तो ये चीज़ हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ ये बचेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा कि इसको आपने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ सम, बिकॉज ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम एक सम के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमको अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए गिवन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ए इंटरसेक्शन ई आई को क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ऑल्सो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिख लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई समेशन ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द
तो ये इसमें बेस से मॉडिफाई होकर के आया। में जो नोटिंग पॉइंट है वो फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 ये सब प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रायरी मतलब इनके बारे में, इवेंट्स के बारे में जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ए गिवन आई फ्रॉम 1 to n, इसको हम बोलते हैं लाइकलीहुड, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हाउ लाइकली द इवेंट ए अंडर कंसिडरेशन टू अकर। हम चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ए इन E1 E2 En के साथ कितना हो सकता है, कितना चांसेस है उसके होने के, और ईच एंड एवरी प्रायर प्रोबेबिलिटी गिवन, ईच एंड एवरी प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब हर एक प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। सो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि चांस है कि डॉक्टर एक मर्ज को यानी कि बीमारी को सही सही पकड़ लेता है, दैट इज़ 60%, और चांस दैट ए पेशेंट विल डाई बाय दिस ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस, सही बीमारी पकड़ने के बाद वो मर जाता है, 40% है। एंड द चांस ऑफ डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस इज 70%, गलत तरीके से डायग्नोसिस करने के बाद वो मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। पेशेंट ऑफ डॉक्टर ए हु हैड डिजीज एक्स इज डाइड, एक पेशेंट है जो डॉक्टर का वो मर जाता है एक्स की बीमारी से, देन व्हाट इज़ द चांस दैट हिज डिजीज वॉज डायग्नोज करेक्टली, तो इसके चांसेस क्या हैं कि उसकी बीमारी को सही सही डॉक्टर ने डायग्नोज किया था। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको दो हिस्से में बांटते हैं। E1 मान लेते हैं पहला हिस्सा जिसमें बीमारी को सही सही डायग्नोस कर लिया गया था, डायग्नोसिस मतलब जांच में सही सही पकड़ में आ जाना। E2 क्या है कि बीमारी को सही से डायग्नोस नहीं किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन उससे निकल के आई। तो इसका चांसेस आपको ऊपर दिया है क्वेश्चन में कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 60%, यानी 60/100। E2 क्या हो जाएगा तब, जब एक सही है तो एक गलत होना चाहिए, 60 + 40 100 होता है, तो 40/100। और ए को हम मान लेते हैं कि वो पेशेंट जो है मर जाता है, ये हमको दिया गया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के हिसाब से पहले हम ए के मरने की सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सही, पहली बात कि वो सही डायग्नोस किया गया था उसके बाद मर गया। दूसरा चांस क्या है कि वो गलत डायग्नोस किया गया उसके बाद मर गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100, यानी सही डायग्नोसिस है, और ए गिवन E1 सही डायग्नोसिस के बाद वो मर जाता है, तो 40/100, प्लस ये दूसरा वाला गलत डायग्नोसिस है और गलत डायग्नोसिस से मर जाता है, उसके चांसेस 70% है। तो 40/100 इंटू 70/100, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, 2400 प्लस 2800 अपॉन 100 × 200, ये फाइनल आंसर आ रहा है इसका 52/100। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक मरीज जो कि मर जाता है और उसका बीमारी सही सही डायग्नोस किया गया था, तो हमको निकालना है मरे हुए पेशेंट, यानी यहाँ पर हमको ए लिखना है। Here we have to write that patient had died and he was diagnosed correctly. So E1 into A given E1 upon probability of A, मतलब कितने तरीके से वो मर सकता था। तो ये हो गया 60/100। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ रखने के बाद ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6/13, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर आप निकालेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव प्रोबेबिलिटी है और उसके चांसेस भी ज़्यादा अच्छे आएंगे।